अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लेज़र से हम स्किन की ट्रीटमेंट कराते हैं, हेयर रिमूवल कराते हैं। और उसी लेज़र के थ्रू अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम बड़ी प्रिसाइज मेटल की कटिंग भी कर लेते हैं। जिससे हम स्किन की ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसी से हम कटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि लेज़र से। और इसके अलावा लेज़र से हम जो है वो होलोग्राफ भी बना सकते हैं, जो होलोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो कि आप देखेंगे साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर बहुत कॉमन है, बट ये रियलिटी है। लेज़र्स के थ्रू बनाए जाते हैं होलोग्राम्स। और आम तौर पे हम लोग लेज़र को इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए, लाइटिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए। सो बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें बेसिकली हम लोग समझेंगे कि जो लेज़र है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, और लेज़र प्रोड्यूस होने के पीछे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, लेज़र क्या है और नॉर्मल लाइट से कैसे मुख्तलिफ है, ये बात समझते हैं। देखो, लेज़र का मतलब क्या है। लेज़र एक्रोनियम है, समझ लो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये मिलके बन जाता है LASER, लेज़र। सही है। तो लेज़र जो है वो एक्रोनियम है इस पूरी बात का, यानी कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन की जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है शिद्दत को, इंटेंसिटी को बढ़ाना, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी इमिशन ऑफ रेडिएशन तो होता है, बट वो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। अब जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, यही तो लेक्चर में समझाना है कि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है। बट पहला काम जो आपने याद रखना है वो ये है कि लेजर इज एक्रोनियम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। और एक्चुअली लेजर एक डिवाइस का नाम होता है जो कि इमिट करती है लाइट को एक प्रोसेस के थ्रू। एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए लेजर की जो डिवाइस होती है उससे लेजर लाइट इमिट होती है, लेजर बीम इमिट होती है। जो प्रोसेस होता है उसे ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है। वो यहाँ पे भी एक वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आता है, एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पर भी आ गया ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन, बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उससे जो इमिट होती है बेसिकली वो एक खास प्रोसेस के थ्रू होती है जिसे कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर एक डिवाइस का नाम है जिसमें से लेजर बीम इमिट होती है। और लेजर की खास बात यह है कि वो इमिट होती है ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके। अच्छा, लेजर लाइट क्यों यूनिक होती है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। देखो, लेजर लाइट इस वजह से यूनिक है बिकॉज ये इंटेंसली फोकस्ड होती है, एक ही पॉइंट के ऊपर जाती है। लेजर जो होती है ना, तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है और फोकस्ड होती है। ठीक है। आप उसको एक डायरेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, डज नॉट स्प्रेड आउट मच। ठीक है, स्प्रेड आउट भी नहीं होती। आप लेजर को जो है वो कई मतलब किलोमीटर तक भी भेज दें तो लेजर आपको एक डॉट की सूरत में नजर आएगा। तो उसमें डाइवर्जेंस, जो फैलना है, वो ना होने के बराबर का होता है। ठीक है। तो देखो, इंटेंसली फोकस भी है और स्प्रेड आउट भी नहीं होती और कोहेरेंट रहती है। अब हो सकता है कि ये इंटेंस वाली बात समझ में आ गई हो, ना फैलने वाली बात समझ में आ गई हो, पर ये कोहेरेंट का क्या मतलब होता है। देखो, कोहेरेंट लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट वेव्स जिसमें एक फिक्स्ड कांस्टेंट रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी समझ लो क्रस्ट और ट्रफ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं टाइम और स्पेस के लिहाज से। यानी कि दोनों, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई दो वेव्स हैं वो कोहेरेंट हैं, तो कोहेरेंट का मतलब ये होगा कि दोनों का जो क्रस्ट है और ट्रफ है वो एक ही टाइम में एक ही जगह पर मौजूद होता है। तो सिंक्रोनाइज हो जाती हैं बहुत सारी वेव्स ना, तो उनको कहते हैं कोहेरेंट। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ। तो देखो, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, अगर उसकी डायरेक्टिविटी की बात की जाए तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे एक लाइट बल्ब है, तो उसकी लाइट जो है वो हर तरफ फैल जाती है। ठीक है। जबकि लेजर में आप देखेंगे जो लेजर की लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती है। तो पहला तो जो डिफरेंस हो गया नॉर्मल लाइट और लेजर लाइट के दरमियान का, वो ये हो गया कि ये होती तो स्ट्रेट लाइन में, पर जाहिर सी बात है स्प्रेड आउट होती है। और लेजर जो लाइट होती है वो स्प्रेड आउट नहीं होती, एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती है। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक की बात कर लेते हैं। इस ये जो लाइट होती है ऑर्डिनरी लाइट, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। किसी वेव की कोई वेवलेंथ होती है, किसी वेव की कोई वेवलेंथ होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। बट लेजर में एक ही वेवलेंथ पाई जाती है। यानी लेजर की डिवाइस से जो लाइट एमिट होती है, वो सारी की सारी जो वेव्स होती हैं जो एमिट होती हैं, उनकी वेवलेंथ ना कांस्टेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक रेड कलर की लेजर है तो उससे रेड ही सारी की सारी वेव्स एमिट होंगी। ठीक है ना। एक ब्लू लेजर है तो ब्लू से ब्लू होंगी, ग्रीन से ग्रीन होंगी, इस तरीके से। अब जो कोहेरेंस वाली बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑर्डिनरी लाइट ना आपको ऐसे नजर आ रही है, ये पहला वाला क्रस्ट पहले आ रहा है। ठीक है। दूसरी वाली वेव का क्रस्ट इधर कहीं पर है। ठीक है। इधर इसका क्रस्ट इधर कहीं पर आ गया। तो कोई कहीं आ रहा है, कोई किसी जगह पर आ रहा है।
लेकिन जो लेजर लाइट होती है आप देखेंगे तो उनके सारे क्रस्ट, सारे ट्रफ जो है वो अलाइन होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, यानी हर एक वेव का क्रस्ट एक साथ आता है, हर एक वेव का ट्रफ एक साथ आता है, एक ही लाइन में आता है। तो याद रखिएगा, कोहेरेंस जो पाई जाती है लेजर बीम में, जो कि एक्चुअली स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की वजह से होती है, उसमें जो क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं, जिसे आप पीक्स कह सकते हैं, ट्रफ्स कह सकते हैं, वो अलाइन होते हैं टाइम में भी और स्पेस में भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जरा देखते हैं कि लेजर इमिट कैसे होती है, आखिर ये स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता कैसे है लेजर के अंदर। तो कुछ चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझनी पड़ेंगी, फिर जाके लेजर की वर्किंग क्लियर होगी। पहले आप समझो कि स्टिमुलेटेड और या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, जब कोई एटम को हम इंड्यूस करते हैं फोटोन के थ्रू, यानी कि हम उसको एनर्जी देते हैं, हम उसको उकसाते हैं। इंड्यूस्ड या स्टिमुलेशन का मतलब हो जाता है उकसाना। तो हम एक एटम को उकसाते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी पैकेट देते हैं, और हम उसको उकसाते हैं कि भाई वो ट्रांजिशन करे किसी एक्साइटेड स्टेट की तरफ, जो कि अलाउड है, जितनी एनर्जी उसके पास मौजूद है, जो एनर्जी हम देंगे, तो फिर वो जाहिर सी बात है चला जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कराए हमारे एनर्जी देने पर। और जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, वो बहुत ही माइनर सा होता है, वो होता है 10⁻⁻⁸ यानी कि जब भी कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी समझ लो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वहां पे वो हमेशा के लिए नहीं चला जाता। भाई आप भी अगर एक्साइटेड होते हैं तो कुछ लम्हे के लिए होते हैं ना, मतलब कुछ देर के लिए होंगे। ऐसा तो नहीं है आपने कोई अपनी जिंदगी के अंदर कोई इंसान देखा जो एक्साइटेड ही रहता हो। चलो अगर देखा तो जरा कमेंट में उसका नाम लिखो, कौन है जो कि ऑल टाइम एक्साइटेड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे हम कुछ टाइम तक एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है एक्साइटेशन खत्म हो जाती है। तो एटम की एक्साइटेशन भी जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड में खत्म हो जाती है। चलो ये दो एनर्जी लेवल हो गए, इसकी एनर्जी हो गई E1, दूसरे वाले की एनर्जी हो गई E2। और मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है E1 के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको एनर्जी देनी है, एनर्जी देनी पड़ेगी E2 - E1, ताकि वो E2 के अंदर जंप करे। तो हम इसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है ना। सो ये जो हुआ अभी आपके सामने, ये हुआ स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। हमने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी E2 - E1 के बराबर, तो वो यहां से यहां जंप कर गया। और यहां पर कितनी देर रुकेगा, यहाँ पे 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा। ये इसका लाइफ टाइम है। अब होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, पहले हमने देखा स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब हो गया ऐसा इमिशन जो कि खुद ब खुद होगा। कितनी देर के बाद, देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में अपना टाइम गुजार देगा, यानी 10⁻⁻⁸ सेकेंड गुजार देगा, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेट में जाएगा एनर्जी को इमिट करने के बाद। तो ये जो इमिशन होता है फोटोन का किसी एक्साइड एटम से जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस शामिल नहीं है, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्योंकि ये खुद ब खुद हो रहा है तो इसका नाम भी है खुद ब खुद इमिशन, यानी कि स्पॉन्टेनियस इमिशन। भाई इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड पूरा हो गया, अब वो एनर्जी को रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। और जो लाइफ टाइम होता है जाहिर सी बात है स्मॉल होता है, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन है उसने वापस जाना है आफ्टर एमिटिंग अ फोटोन, जो बात मैंने आपको समझाई। लिखोगे आप ये पेपर के अंदर जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसने एनर्जी को रिलीज करा E2 - E1, और फिर यहां से मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो ये जो इमिशन अभी इसने करा है खुद ब खुद टाइम गुजरने के बाद विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। और अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, आप जो लेजर के अलावा अपनी लाइट इर्द गिर्द देखते हो ना अपने, चाहे वो निकल रही हो किसी LED से, चाहे वो निकल रही हो किसी बल्ब से, इनकैंडिसेंट बल्ब से, किसी बल्ब से अगर निकल रही है ना, तो एक्चुअली आप कौन सा इमिशन देखते हो, आप देखते हो स्पॉन्टेनियस इमिशन। सही है, लेजर में तो स्टिमुलेटेड होता है, लेकिन बाकी जो लाइट वगैरह आप देख रहे हो वो स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से होती है। ठीक हो गया, तो दो हो गए। अब आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलेटेड इमिशन किसे कहते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन जो अभी एक्साइड स्टेट में था, मैं दोबारा एक्साइड स्टेट के अंदर ले आया हूं, लेकिन अभी मुझे स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उकसाना पड़ेगा।
देखो एक ऐसी रेडिएशन है जो कि होती है ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सपोजर, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, तो फिर इमिशन होता है, तो उसे कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रहा था, स्टिमुलेटेड में हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, उकसाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो फोटोन इन्वॉल्व हो जाएंगे। कौन से दो फोटोन इन्वॉल्व होते हैं? एक प्राइमरी फोटोन होता है जो कि इमिशन करवाता है। ठीक है ना। अभी प्राइमरी फोटोन देखिएगा, जो पहले फोटोन हम देंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इंड्यूस होगा, स्टिमुलेट होगा रेडिएशन करने के लिए। और दूसरा जाहिर सी बात है, ये जो एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन फोटोन को रिलीज करेगा वो सेकेंडरी फोटोन कहलाता है। तो अब देखो सुकून से ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है E2 के अंदर, और अभी इसका लाइफ टाइम भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी। सही है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये इस ऑर्बिट में इस एनर्जी लेवल पे रह सकता नहीं है, और हमने जो एनर्जी दी है उससे ये ऊपर जा भी नहीं सकता, कोई अलाउड स्टेट है ही नहीं। सही ना। तो मैंने जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर तो जा नहीं सकता, और अहम बात यह कि अब ये यहाँ रह भी नहीं सकता क्योंकि इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के लिए ज्यादा हो गई है। तो नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जो एनर्जी इसके पास पहले से मौजूद थी और जो इसने अभी अभी एब्जॉर्ब करी है वो रिलीज करेगा, और ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आ जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अभी अनस्टेबल हो गया, एनर्जी आ गई है पर ऊपर जा नहीं सकता और ज्यादा एनर्जी के साथ यहाँ रह नहीं सकता। तो ये वापस होगा, E2 से E1 की तरफ जाएगा, और फिर जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी और जो पहले से इसके पास थी वो रिलीज कर देगा। तो देखो यहाँ पर खुद ब खुद इमिशन थोड़ी हुआ, यहाँ पे तो मैंने इमिशन करने के लिए इसको मजबूर किया, यानी समझ लो मैंने इसको उकसाया, स्टिमुलेट करा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। ओके। अब तीन बातें बता दी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और तीसरा हो गया स्टिमुलेटेड इमिशन। अच्छा जी। अब समझो एक चीज होती है उसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर ज्यादा हो जाए लोअर एनर्जी ऑर्बिट से, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब देखो नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है? नॉर्मल पॉपुलेशन ये होती है कि E1 के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ये लॉजिक है। ठीक है भाई। अब दुनिया के अंदर देख लो ना, दुनिया में गरीब ज्यादा है अमीर कम है, तो कम एनर्जी वाले ज्यादा होते हैं और ज्यादा एनर्जी वाले कम होते हैं। दिस इज नॉर्मल पॉपुलेशन। पर पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है? किसी भी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो हायर ऑर्बिट के अंदर ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू लोअर ऑर्बिट। तो जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये कोई नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि ये कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। सही है। यानी कि जो आबादी हो गई इलेक्ट्रॉन की वो हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू लोअर। अच्छा, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो आमतौर पे दो एनर्जी लेवल के अंदर होता नहीं है। ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना ज्यादा एनर्जी लेवल्स होने चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं, दो तो हमें पता होते हैं E1 और E2, एक और एनर्जी लेवल सपोज कर लेते हैं, ये होगा E3। E1 हो गया, E2 हो गया और E3 हो गया। तो ये आ गई ग्राउंड स्टेट, और ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया E2। ठीक है। और ये आ गया E1। अब आमतौर पे ये आपको एक नॉर्मल पॉपुलेशन नजर आ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और ऊपर जाहिर सी बातें कम होते रहते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना E2, इसको एक खास नाम दिया जाता है, ये कहलाती है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट समझ लो अच्छी खासी स्टेबल स्टेट है ना, मेटा स्टेबल स्टेट। ये एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से बहुत ज्यादा होता है। देखो ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ही रह सकता है, एक्साइटेड में 10⁻⁸ सेकेंड रह सकता है, लेकिन मेटा स्टेबल स्टेट जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक रह सकता है, यानी समझ लो 1,00,000 गुना ज्यादा वक्त तक रह सकता है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे 10⁻⁸ था ना, यहाँ पे रह सकता है 10⁻⁻3, जो कि 1,00,000 गुना ज्यादा है। तो ये जो स्टेट कहलाती है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, इसे कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। इसका मतलब ये है कि आपके सामने तीन स्टेट्स हो गई, ग्राउंड स्टेट E1, एक्साइटेड स्टेट E3, और मेटा स्टेबल स्टेट जो है वो बराबर होगी E2 के। और इसका लाइफ टाइम याद रखना 10⁻³ सेकेंड होता है। अच्छा जी। अब ऑप्टिकल पंपिंग किसे कहते हैं? एक सिस्टम कंसिडर करो जिसमें तीन एनर्जी लेवल हैं, E1 है, E2 है और E3 है, और हम लाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं जो कि बराबर है E3 और E1 के डिफरेंस के। यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जो एनर्जी गेन करेगा E3 माइनस E1, वो इतनी एनर्जी गेन करेगा कि वो E1 से जम कर जाएगा E3 की तरफ।
इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। इलेक्ट्रॉन ने यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और कितनी एनर्जी, E3 माइनस E1, तो ये डायरेक्ट जंप करेगा E3 की तरफ। सही है, E3 की तरफ ये जंप कर जाएगा। तो ये जो मैंने अभी किया है, इलेक्ट्रॉन को इतना ऊपर जंप करा दिया E1 से E3, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल पंपिंग, जो कि समझ लो लेजर की प्रोडक्शन का पहला स्टेप होता है। अब क्योंकि E3 के अंदर बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, कितनी होती है, 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, तो क्या होगा, E3 में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन रुक पाएंगे और फौरन के फौरन अपनी एनर्जी को लूज करके E3 से E2 की तरफ जंप कर जाएंगे। सही है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया E3 से E2 की तरफ, क्योंकि E3 में तो रहने का टाइम ना होने के बराबर का है। ठीक है, अब मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन काफी देर तक रहेगा। सही है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम ज्यादा है, कितना, E3 से 1,00,000 गुना ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन E2 की तरफ आएंगे जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि E3 का टाइम कम है, तो E3 से जल्दी जल्दी E2 की तरफ आएंगे, लेकिन E2 में काफी देर तक रहेंगे। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये जो मेटास्टेबल स्टेट है E2, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे E2 के ऊपर, E2 में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी, और हम फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करेंगे बीम के साथ। ठीक है, ये हमने करा दिया इधर पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहाँ पर आपको नजर आ गए कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ये हो गई पॉपुलेशन इन्वर्जन, है ना, E2 में ज्यादा है, E1 में कम है। अब हम जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, अब इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद E2 में रह सकता नहीं है, जो एनर्जी मैंने दी है उससे ऊपर जा सकता नहीं है, क्योंकि मैंने एनर्जी कम दी थी, नतीजे में अनस्टेबल हो गया। अपने आप को स्टेबल करने के लिए E1 की तरफ वापस आएगा, फोटॉन्स को इमिट करेगा, और ये जो दोनों फोटॉन्स इमिट होंगे ये कोहेरेंट होंगे, दोनों का क्रस्ट रफ एक साथ होगा। सो दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। सही है, तो सिर्फ लेजर को प्रोड्यूस कराने के लिए, स्टिमुलेटेड इमिशन कराने के लिए हमें इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको मिल जाती है लेजर लाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए ना, सारी हेडिंग्स मैंने आपको अलग अलग भी समझा दी और यहाँ पे फिगर के जरिए भी समझा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, और कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।